नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और आज रिलेशन एंड फंक्शन का एक लास्ट अध्याय है। और क्योंकि हम रिलेशन के मीनिंग को समझ गए हैं, कुदरत के लॉ को समझने के लिए हम नंबर्स के जरिए जब उनको मैप करते हैं, नंबर्स के जरिए जब उनको देखते हैं और उनके बीच में जब मैपिंग करते हैं तो नेचर के लॉज हमें समझ आते हैं। यही बात इस चैप्टर ने हमें सिखाई है। और इसी के साथ, इस सीख के साथ, हमें एक इंपॉर्टेंट नॉलेज इस नेचर को, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके लेनी है ताकि वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फ्यूचर चॉइसेस के लिए, आपकी लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए, जिसे हम ट्रू करियर बोलते हैं, उस चीज के लिए। सो चीजों को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि चीजें बहुत गंभीर भी हैं और डार्कर रियलिटी को भी शोकेस करने वाली हैं। तो इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप उसको प्रोसेस कर सकते हो और राइट चॉइसेस अपनी लाइफ में ले सकते हो। अब यहां पर हम दो सेट्स क्रिएट करने वाले हैं, दो सेट्स क्रिएट करने वाले हैं। एक सेट है आपका थिंकर्स का, एक सेट है आपके लिए थिंकर्स का, और एक सेट होगा आपके लिए नॉन थिंकर्स का, नॉन थिंकर्स का। और यहां पर आपको एक रिलेशन जो है, जो हम यहां पर अब मैप करने वाले हैं, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, बट हम इस रिलेशन को स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझेंगे, मैथमेटिकल नॉलेज की मदद से, और चीजों को डिकोड करेंगे फॉर आवर फ्यूचर। अब जो ये थिंकर्स की भीड़ होती है और ये नॉन थिंकर्स की भीड़ होती है, इन दोनों को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हम पहली चीज क्या देख सकते हैं? कोई भी नॉलेज अगर हमें लेनी है तो वो ऑब्जर्वेशन से ही मिलती है। और ऑब्जर्व करें अगर हम, तो नॉन थिंकर्स की जो भीड़ होती है, ठीक है, वो मनी को स्पेंड करती है, मनी को स्पेंड करती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि थिंकर्स की भीड़ मनी को स्पेंड नहीं करती है, लेकिन यहां पे मनी स्पेंड करने के साथ साथ यहां पर एक चीज आ जाता है, थिंकर्स की भीड़ भी मनी स्पेंड करती है लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मनी को कंट्रोल भी करती है। ध्यान से सुनना, ये बातें आपको बहुत गहरी सीख देके जाने वाली हैं क्योंकि ये सब चीजें हम सीखते नहीं हैं, इसलिए जब जरूरत पड़ती है तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें इनका इस्तेमाल कैसे करना है अपनी लाइफ में। ध्यान से समझना इस बात को। नॉन थिंकर्स की भीड़ सिर्फ मनी स्पेंड करना जानती है, ठीक है, और थिंकर्स की भीड़ जो होती है वो मनी स्पेंड भी करती है और मनी को कंट्रोल भी करती है। और जो इनका ये मनी स्पेंड होता है ना, ये कंप्लीटली गाइड करता है इनके मनी को कंट्रोल करने के फॉर्मेट पे। ये मनी को कंट्रोल करने के लिए मनी को स्पेंड करते हैं और यहीं से शुरू होता है दुनिया का एक माया जाल। और ये जो माया जाल है, इसको डिकोड करने के बाद हमें अपने लिए राइट डिसीजंस लेने में बहुत मदद मिलेगी। गणित के इस चैप्टर ने जो हमें ज्ञान परोसा है, जो वे हमें दिया है कि ऑब्जर्व करके आप कुछ भी सीख सकते हो, वही चीज हम आज ऑब्जर्व करेंगे और चीजों को समझ जाएंगे। अब यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि इस सेट का नाम ही है थिंकर्स और इस सेट का नाम है नॉन थिंकर्स। नॉन थिंकर्स की जो अगली पार्ट होता है, अगला कैरेक्टर होता है, वो होता है फॉलोअर। फॉलोअर होते हैं ये नॉन थिंकर लोग, वेरएज जो थिंकर्स होते हैं, ठीक है, ये यहां पर क्रिएट करते हैं फॉलोअर्स को। ध्यान से सुनना, क्रिएट करते हैं फॉलोअर्स को, फॉलोअर्स को क्रिएट करते हैं। फॉलोअर्स को क्रिएट करने का मतलब ये है कि इनके पास आइडियाज होते हैं, इनके पास पूरी ह्यूमैनिटी को गेम चेंज करने के आइडियाज होते हैं। उन आइडियाज के जरिए ये फॉलोअर्स को क्रिएट करते हैं और ये आइडिया इनके अपने होते हैं, इसलिए नाम हमेशा इनका होगा, इनका नहीं होगा। इनके द्वारा क्रिएट किए गए फॉलोअर्स सदैव इनके लिए काम करेंगे, जिससे कि ये नॉन थिंकर्स जो हैं वो मनी को अर्न करेंगे, मनी को अर्न करेंगे, स्पेंड करेंगे और सदा फॉलोअर्स रहेंगे। ये बात आप कैरेक्टर्स को समझो, ठीक है। नॉन थिंकर्स के ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं। नॉन थिंकर्स के पास हमेशा कुछ ना करने का एक्सक्यूज होगा, वेरस थिंकर्स के पास, ये कैरेक्टर्स बता रहा हूं अभी मैं, नॉन थिंकर्स के पास कुछ हासिल ना करने के पीछे एक्सक्यूज होगा, ठीक है। इनके पास एक एक्सक्यूज होगा कि इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। वेरस ऐसा नहीं है कि थिंकर्स भी चीजें बस सोचा और कर दिया उन्होंने। थिंकर्स के पास किसी भी चीज को पाने का एक रीजन होगा, एक सपना होगा, और उसको ना मिल पाने पर उसका वो सॉल्यूशन डिस्कवर करेगा वाया ऑब्जर्वेशन। थिंकर्स हमेशा डिस्कवरर होगा, वो डिस्कवर करेगा अपने सॉल्यूशंस, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमेशा वो डिस्कवर करेगा, वेरस नॉन थिंकर हमेशा एक एक्सक्यूज देगा। और यहां पर एक भीड़ क्रिएट हो जाती है नॉन थिंकर्स की, जिनको हम फॉलोवर्स भी कह सकते हैं या एक्सक्यूज गिवर्स भी कह सकते हैं, वेरस थिंकर्स जो कि एक डिस्कवरर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। थिंकर्स इस दुनिया में पैसों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए नहीं कि उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, वेयर वो थिंकर्स पैसों को कंट्रोल करते हैं ताकि वो और मनी को एक्यूमुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये मनी की साइंस है, मनी जितनी है उतनी ही रहती है, वेयर जो
अपनी थिंकिंग पावर की मदद से मनी को अपने पास से गुजारता है, यानी एक्यूमुलेट करके गुजारता है, वो इंसान यहां पर रिच हो जाता है और मनी को सही वे में अपने सपनों के लिए यूज कर पाता है। ये मनी की साइंस है। और यहीं से अगला कैरेक्टर आता है कि थिंकर्स मनी को कंट्रोल क्यों कर पाते हैं, क्योंकि थिंकर्स को मनी की साइंस पता है, मनी की साइंस पता होती है, वेयर एज नॉन थिंकर्स को मनी की साइंस पता नहीं होती है। ये जानता है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल को, जो कि मनी पर काम करती है, एंड इन्होंने यहां पर इस प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करके सीखा है। एंड मजेदार बात यह है कि इस पूरी भीड़ को, इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर मौजूद इस पूरी भीड़ को इस नॉलेज का आइडिया भी नहीं है। क्यों नहीं है आइडिया? इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन है नॉन थिंकर और थिंकर्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले इन चीजों को समझो। थिंकर्स बनते हैं, चीज हमारे सामने ही होती है पर हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उससे कुछ सीखते नहीं हैं। हम यहां पर थिंकर्स यहां पर चीजों को जब देखते हैं तो उनको बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं। वेरएज नॉन थिंकर्स जो होते हैं ना, चीज सामने होते हुए भी वो सिर्फ उतना ही सोचते हैं जितना सोचने का उन्हें, या फिर उतना भी नहीं सोचते हैं। जैसे उनकी लाइफ चल रही है वैसे ही वो अपनी लाइफ को काटना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं हमें इससे क्या करना है। हमारे पास ये एक छोटी सी बॉटल है जिससे कि पानी का स्प्रे निकल सकता है, लेकिन इसी चीज को एक इंसान ने सोचा होगा और क्रिएट किया होगा और वो बना थिंकर, हम बने इसके यूजर। ये हमारे सामने है और फिर भी हम सोचते हैं कि हमें प्रैक्टिकल साइंस सीखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। थिंकर्स इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम पढ़ते हैं, लेकिन किसी ने तो सोचा होगा और उसी की मदद से हम यहां पर इस लिक्विड को होल्ड कर पा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये होल्ड हो रहा है, लेकिन प्रेशर को दबाने के बाद यहां पर ये सैनिटाइजर बाहर आ रहा है और ये एक प्रोडक्ट है जिसको कि ये पूरी दुनिया कंज्यूम करती है और थिंकर्स इनको क्रिएट करते हैं ताकि ये मनी को एक्यूमुलेट कर सके और अपने सपनों में उस पैसों को खर्च कर सके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सके वापस पब्लिक के लिए। किस किस तरह से ये मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस वे में समझो। एक थिंकर सोचता है, एक थिंकर ही सोचता है, एक नॉन थिंकर को बस ये चाहिए कि एक काम मिल जाए और मैं उस काम के जरिए कुछ पैसा कमा सकूं और अपना पेट पाल सकूं और अपनी छोटे मोटे सामाजिक दिखावों के लिए मैं एक दूसरे से बस कंपीट कर सकूं। नॉन थिंकर्स हमेशा कंपटीशन में बिजी रहते हैं, थिंकर्स हमेशा थिंकिंग में बिजी रहते हैं। वो सोचते हैं कुछ बड़ा करने का। अब वो किस तरह सोचते हैं? एक कार कंपनी का ओनर है एंड ही इज अ थिंकर, क्योंकि यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा फोर्ड का, जिन्होंने पहली बार असेंबली लाइन को शुरू किया था। ही वॉज अ थिंकर। वो चाहते थे कि यार यहां पर मेरी कार्स की प्रोडक्शन बढ़ जाए क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। तो क्या उन्होंने मेहनत करके क्या उन्होंने ऐसा करना स्टार्ट किया कि आज से मैं ज्यादा कारें बनाऊंगा? नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा कि ज्यादा कार बनाना मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम स्लॉट है, यानी कि 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में मैं अगर अकेले कार बनाने जाऊंगा तो मैं कितनी ही कार बना लूंगा, शायद एक भी नहीं। लेकिन इन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि यार क्या हो ऐसा कि 4 लोगों को सिर्फ टायर लगाना आता हो, 4 लोगों को सिर्फ चेसी असेंबल करना आता हो, 4 लोगों को सिर्फ बॉडी फ्रेम बनाना आता हो, 4 लोग सिर्फ विंडशील्ड को बनाएं, 4 लोग सिर्फ इंटीरियर पे काम करें और 4 लोग सिर्फ सीट्स लगाने पे काम करें। तो इससे होगा क्या? चेसी यहां पे 4 लोग बनाएंगे, इसको आगे भेज देंगे, इनको पूरी गाड़ी का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल बहुत काम आने वाला है आपके लिए। इस इंसान को पूरी गाड़ी बनाने के ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ चेसी असेंबल करने का ज्ञान होना चाहिए। अगले वाले को टायर्स को राइट वे में असेंबल करने का ज्ञान होना चाहिए। उसके आगे फिर गाड़ी जाएगी, उस पर इंजन असेंबली का ज्ञान होना चाहिए। इंजन बनाने में भी मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो लोगों को बांट दिया कि तुम सिर्फ ये सीखो, तुम सिर्फ ये सीखो, तुम सिर्फ ये सीखो, और इंजन असेंबल करके वहां पे लगा देते हैं। फिर उस पर 2 सीटें लगा दी जाती है, 4 सीटें लगा दी जाती हैं। फिर आगे वाले इंसान उस पर गाड़ियों पे फ्रेम लगा देते हैं और इस तरीके से काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और ये काम किनको दिया गया? ये काम उनको दिया गया जो कि नॉन थिंकर्स हैं। एंड किसने ये काम सोचा? थिंकर ने ये काम सोचा। इसीलिए फोर्ड का नाम इस दुनिया में मशहूर है। दुनिया के बड़े बड़े काम जो इम्पॉसिबल लगते हैं वो थिंकर्स पॉसिबल बनाते हैं और उनके लिए नॉन थिंकर्स को यूज किया जाता है। क्योंकि अगर ये ना सोचे ना तो इन लोगों के लिए मनी अर्न करना भी नामुमकिन हो जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन थिंकर्स एंड नॉन थिंकर्स। नॉन थिंकर्स तो जिंदा ही है थिंकर्स की वजह से। इस बड़े डिफरेंस को समझो। इन थिंकर्स को चाहिए ऐसे लोग जो इनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत को इनको प्रदान करें। ध्यान से सुनना, मेहनत का यहां पर मतलब कामयाबी नहीं होता है। कामयाबी का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना
वो कामयाबी होती है। मेहनत को कामयाबी के साथ मैप करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमें लगता है कि मेहनत करना कामयाबी होता है, तो एक मजदूर जो ईटेड होता है वो भी मेहनत करता है। यहां पर वर्चस्व को समझो, आपका वर्चस्व मेहनत करने से नहीं बढ़ता है। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही मेहनत को हमें समझना जरूरी होगा। बाहुबल से बड़ा बुद्धि बल होता है, बुद्धि बल, इस चीज को हमें समझना है। और बुद्धि थिंकर्स ही होती है, जो सोच सकता है उसी की बुद्धि में तो बल होगा। हमारे पास बाहुबल होता है। हम बाहुबल क्यों, थोड़ी बहुत बुद्धि तो हम भी लगाते हैं, बट द थिंग इज कि हम थोड़ी बहुत ही लगाते हैं। हम उस बुद्धि बल को भी बाहुबल की तरह ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। समझना, इस बात की गहराई को समझना। हम जिसको बुद्धि बल कह रहे हैं वो बाहुबल में ही आता है, क्योंकि जिस साइंस को हम पढ़ रहे हैं, जिस मैथमेटिक्स को हम पढ़ रहे हैं ना, यहां पर हम लोग इन चीजों को एक एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। यहां पर हम बुद्धि का विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये सवाल एग्जाम के अंदर हमसे हो जाए, और उन बच्चों के जब नंबर आ जाते हैं तो यहां पर आप सोचो, जरा गहराई से सोचो। यहां पर बुद्धि बल का मतलब होता है सोचना, सोचना सीखना। लेकिन हमने बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश एक बाहुबल की तरह करनी स्टार्ट करी, इसलिए हम कभी थिंकर नहीं बन पाए। हम हमेशा एक फॉलोअर रह गए। हमें अपनी नौकरी तक के लिए इन दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। थिंकर्स दुनिया चलाते हैं, नॉन थिंकर्स उस दुनिया को चलाने के लिए, जिन कामों के लिए जिन इंप्लॉइज की जरूरत पड़ती है, ये वो भीड़ होती है। थिंकर्स की वजह से इनका पेट पलता है, यही एक सत्य है। अब इन थिंकर्स को जो चाहिए, थिंकर्स को चाहिए एक बड़ा इनोवेशन। से फॉर एग्जाम्पल एक लेजेंडरी थिंकर का मैं नाम लेता हूं, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का आइडिया था स्पेसएक्स जैसी कंपनी को खोलना, और अब इन्हें क्या चाहिए, उस स्पेसएक्स में काम करने के लिए लोग। और वो लोग अगर थिंकर होंगे तो वो अपने सपनों पे काम करेंगे, वो इलॉन मस्क के लिए काम नहीं करेंगे। बट नॉन थिंकर्स की भीड़ बहुत बड़ी होती है। थिंकर्स तो गिने जा सकते हैं, नॉन थिंकर्स भी फाइनाइट ही होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी में ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि नॉन थिंकर्स को गिनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। नेशन के अंदर, देश के अंदर, कंट्रीज के अंदर कॉलेजेस को किस वे में यूज करते हैं थिंकर्स, और ये कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि भाई इनका हक बनता है, क्योंकि ये सोच सकते हैं। जरा इस बात को समझना। हमें स्पेसएक्स कंपनी के लिए इलॉन मस्क को चाहिए एक ऐसा बंदा जो एरोडायनेमिक्स को समझता हो। ध्यान से समझना, एरोडायनेमिक्स को समझता हो, और एक ऐसा बंदा जो उसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को समझता हो, एक ऐसा बंदा जो रॉकेट प्रपल्शन को समझता हो। एक इंसान ये तीनों चीज नहीं समझ सकता है, बट क्योंकि वो थिंकर नहीं है, उसने सीखा जो ज्ञान थिंकर्स ने सीख के, इस फील्ड के थिंकर्स ने सीख के किताबों में डाला। हर थिंकर हर वक्त मौजूद नहीं रहता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन आज मौजूद नहीं है, तो हम में से ही कोई इंसान उनके दिए हुए ज्ञान को सीखेगा, उसमें एक्सपर्ट बनेगा। बट क्योंकि हम थिंकर नहीं है, हम कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बन सकते, क्योंकि हमें शायद उतना पता है जितना एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता होगा, बट स्टिल हम नॉन थिंकर की कैटेगरी में आएंगे। वी कैन नॉट बी एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्योंकि हम ये चीज सीख पाए जस्ट बिकॉज ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, और किसी की वजह से नहीं। वो ना होते तो जो ज्ञान हमारे पास अभी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ स्किल, वो भी ना होता। गहराई में और उतरने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनना इन बातों को। तो वो नॉन थिंकर ही रहेगा। सिमिलरली एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इलॉन मस्क को चाहिए कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए। वो अपने देश में देखेगा कि हमारे देश में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेड्स किसके ज्यादा आए हैं, या फिर उसके बेसिस पर इंटरव्यू लेगा कि कौन कितना अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की जानकारी रखता है, चाहे ग्रेड्स कम हो या ज्यादा हो, जानकारी किसको ज्यादा है, क्योंकि वो जानता है कि ग्रेड्स टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से भी लाए जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर जिसके पास ज्ञान है एज अ नॉन थिंकर, क्योंकि वो उसने किसी थिंकर की वजह से ही प्राप्त किया है, उसको हायर करेगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम करने के लिए, जो मौजूदा परिस्थिति में काम करेगा। लेकिन जब उसके साथ कोई अननोन, एक ऐसा मिस्टीरियस चैलेंज आएगा, तो वहां सोचने का काम पता है कौन करेगा? इलॉन मस्क, जो कि एक थिंकर है, वही करेगा। ध्यान से समझना, इलॉन मस्क के पास थिंकिंग पावर है। सिर्फ इलॉन मस्क नहीं, जितने भी नामचीन लोग रहे हैं, स्टीव जॉब्स, ठीक है, आपका बिल गेट्स या आपके वैरन बफे, ठीक है, अगर स्पोर्ट्स में चले जाएं तो रोनाल्डो, मेसी, ठीक है, ये सब लोग, और अगर साइंस की फील्ड में आ जाए तो आइंस्टाइन, न्यूटन, बहुत सारे नाम हमें पता है। यही लोग सोचेंगे, ये लोग सिर्फ काम करेंगे। ध्यान से समझना इस फर्क को, ये लोग सिर्फ काम करेंगे। ये लोग क्योंकि सोच नहीं सकते हैं, तो ज्ञान लेने के बाद इनको सिर्फ ये समझ नहीं आता है, इनको सिर्फ ये समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, इनको ये भी समझ आने लगता है, ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। इस बात के फर्क को समझना। आप अगर चीजों में, थिंकर्स की बायोग्राफी में अगर कभी डिटेल में जाओगे ना, तो जब नॉन थिंकर्स ने कहा कि सर दिस इज इम्पॉसिबल,
थिंकर्स ने ही उन्हें पॉसिबल करके दिखाया, और थिंकर्स ने जब पॉसिबल किया तो उसमें काम करने के लिए इन्होंने इसी भीड़ से लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए जो स्ट्रक्चर पे काम करे, रॉकेट प्रपल्शन पे काम करने वाला इंजीनियर चाहिए जो रॉकेट प्रपल्शन पे काम करे। अब इनको काम करने के लिए इनको कर्मचारी चाहिए, तो इनके अंडर में नॉन थिंकर्स के पास हर वैरायटी होती है, क्योंकि यहां तो हमने कंपटीशन छेड़ दिया है। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे वो ऊंचे पद पे काम करेगा, जिसके कम नंबर आएंगे वो निचले पद पे काम करेगा, और जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं करी है वो मजदूरी का काम करेगा। पॉइंट को समझो। तो अब एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अंडर में आ जाती है एक बहुत सारी भीड़ जो इसके इंस्ट्रक्शन पर काम करेगी, बट इसके इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो ऑलरेडी एक थिंकर ने खोजे हैं। उसके बेसिस पर ये गाइड करेगा कि आपको ये काम करना है, और फिर वो एक रॉकेट बन के तैयार होगा, जो कि आइडिया था इलॉन मस्क का। बनाएंगे नॉन थिंकर्स बेस्ड ऑन द नॉलेज गिवन बाय अनदर थिंकर, जो कि किसी और थिंकर की वजह से पॉसिबल हुआ है। और फिर वो जब रॉकेट उड़ेगा तो पता है नाम किसका होगा? नाम इलॉन मस्क का ही होगा, बिकॉज ये आइडिया उनका था। इस आइडिया के लिए रिस्क उस इंसान ने लिया था, इस आइडिया के लिए अपनी संपत्ति को कुर्बान इलॉन मस्क ने किया था। क्योंकि आइडिया फेल हो जाता ना तो ये नॉन थिंकर्स इलॉन मस्क की नौकरी छोड़ के कहीं और चले जाते, क्योंकि इनकी जिंदगी का मेन मकसद सिर्फ पेट पालना है और कुछ नहीं है। यही डिफरेंस है, और यही नॉन थिंकर्स की भीड़ जो होती है, यही होता है हमारा समाज। इस समाज के अंदर हमें सही ज्ञान क्यों नहीं मिल पाता है, हमें वो मोटिवेशन क्यों नहीं मिलता है जो हमें थिंकर बनने के लिए प्रेरणा दे? क्योंकि थिंकर्स की संख्या बहुत कम है और हम अपने समाज को देख के ही उसी की तरह ढल जाते हैं। बचपन में हम एक थिंकर ही होते हैं, जबकि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान लेते हुए जिस क्रोनोलॉजी में हम आगे बढ़ते हैं, हमें यहां पर एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता तो मैं भी वो बन जाता। ये एक एक्सक्यूज है, क्योंकि थिंकर प्रॉब्लम को देख के एक्सक्यूज नहीं देता है, वो प्रॉब्लम को देख के उसके सॉल्यूशन को खोजता है। क्योंकि वो समझ गया है कि इस दुनिया का प्रॉब्लम लोगों के पास नहीं है, इस दुनिया का प्रॉब्लम तो कुदरत के पास है। क्योंकि कुदरत वो विज्ञान हमें रोज दिखा रही है, ये विज्ञान हमें रोज दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको एक लॉ की तरह पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें तो एक नॉन थिंकर बनना है। हम चाहें तो इस प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करके खुद ब खुद सीख सकते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस घर में आई हर चीज मौजूद है। हमारे पास पाउडर है, हमारे पास ये इस तरह का स्प्रे मशीन है, हमारे पास स्टैंप है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, ठीक है, फ्रेम्स हैं। घर अपने आप में एक फ्रेम होता है, यहाँ पे कंक्रीट है। कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो हमारे सामने नहीं हो रही है? बट हम ऑब्जर्वेशन के रास्ते थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम तो यहाँ पे डेफिनेशंस को याद करेंगे। ध्यान से समझना, ये मैट्रिक्स आपको ऐसे क्यों पढ़ा रहा है पता है? क्योंकि ये मैट्रिक्स नॉन थिंकर्स का बना हुआ है, इस वजह से उसने आपको उसी वे में गाइड किया। क्योंकि ये थिंकर्स इन नॉन थिंकर्स के माइंड में न्यूरोजेनेसिस और न्यूरोप्लास्टिसिटी इस वे में हुई है कि इनको लगता है कि करियर यही है, करियर जॉब पाना ही है, करियर ऊंचे पद को पाना ही है। और यहीं पर आकर बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि जहां आप एक इवोल्यूशनरी इंसान बन सकते हो, वहां आप एक नॉन थिंकर की भीड़ की वजह से मैनिपुलेट होते होते एक ऐसी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हो जो रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना है। ये हर रोज नए चैलेंजेस के साथ अपनी लाइफ में एक एडवेंचर लेकर आएगा। ये हर रोज एक ही काम करेगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही स्किल आती है। फोर्ड की फैक्ट्री में फोर्ड के पास आइडियाज आती हैं, असेंबली लाइन में खड़े इंसान फोर्ड के उन आइडियाज को बस एग्जीक्यूट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकर्स एंड नॉन थिंकर्स। इस रिलेशन को समझना जरूरी है। हमारे भारत देश को थिंकर्स की जरूरत है। विज्ञान हमने क्यों लिया था? विज्ञान हमने क्यों लिया था? क्योंकि हम कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए थोड़ी लिया था कि नॉन थिंकर्स की भीड़ में आपस में ही लड़ मर के कंपटीशन कर करके एक दूसरे को बस आगे पीछे करने में लगे हुए हैं। इस नॉन थिंकर्स की माया जाल के अंदर चीजें इतनी मैनिपुलेटेड हो गई हैं, क्योंकि ये थिंकर्स नहीं है, ये भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ाई को भी उसी फॉर्मेट में करा रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि ये लोग अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इन लोगों के लिए काम करने के लिए, और ये थिंकर्स आगे चल के इनसे भी ज्यादा एफिशिएंट चीज बना रहे हैं, जिसको आज की दुनिया में एआई कहा जाता है, रोबोटिक्स कहा जाता है। क्योंकि इनकी क्यूरियोसिटी आप पर डिपेंडेंट नहीं है। ये जब तक एआई और रोबोटिक्स नहीं था तब तक तो इन्होंने आपका इस्तेमाल किया, और जो कि गलत बात नहीं है। इस्तेमाल वर्ड से हमें लग रहा है कि गलत है। इन्होंने आप पे एहसान किया कि आपको काम दिया, और जिस काम की वजह से आप जीवित रह पाए। बट इनको चाहिए एफिशिएंसी, क्योंकि ये अपने सपनों के लिए जीते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए इनको पता है कि हमारे पास एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है। व्हाट इफ रोबोट्स इन कामों को इंसानों से जल्दी कर सके? पहले इंसानों में असेंबली लाइन में 1900 की कार्स जब बनती थी, उस असेंबली लाइन में इंसान हुआ करते थे, वो नौकरियां खत्म, क्योंकि अब उस असेंबली लाइन में रोबोट्स होते हैं। पहले इंसानों में थोड़े बहुत जो पर्टिकुलर सेक्टर में आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उस पर्टिकुलर फील्ड में सोचने के लिए, उस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ ना कुछ तो आप सोच ही सकते थे ना। लेकिन अब सोचने के लिए इन्होंने एआई डेवलप कर लिया है। ये अपने सपने पूरे करेंगे, ये मनी को कंट्रोल करेंगे, और इनके लिए
फ्यूचर में इनकी नीड कम होती जाएगी और इसी तरीके से दुनिया में एक डेटाबेस प्रोपेगेट किया जाएगा। जॉब्स नहीं है, जॉब्स निकाली जा रही हैं, जॉब्स कम हो रही हैं, एआई ने जॉब खा ली। एआई को क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि ये सोच नहीं सकते हैं। अगर ये सोचते तो समझ आता है कि हम भी इवोल्यूशन के रास्ते पे अगर आगे बढ़ जाएंगे। एआई जॉब खाता रहे क्योंकि थिंकर को जॉब की नीड नहीं है, थिंकर तो हर चीज को कंट्रोल करता है। इस भीड़ से ही थिंकर्स निकलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ध्यान से समझना, ये थिंकर्स जो है ना, ये अलग से पैदा नहीं हुए हैं, ये इसी भीड़ से निकले हैं। और कैसे निकले हैं? बस इस भीड़ में रहकर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया, इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। और सोचना शुरू करने वालों की जो भीड़ होती है ना, वो बहुत कम होती है, वो गिने जा सकते हैं। इसलिए वो इस सेट से बाहर निकल के एक नए सेट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर इनके लिए हो सकता है एक थिंकर गरीब हो, थॉमस अल्वा एडिसन भी गरीब थे, लेकिन क्योंकि उनको पता था कि उनको इनोवेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उन्होंने अपनी थिंकिंग पावर की मदद से ये समझा कि आज थोड़े काम करूंगा, थोड़ा पैसा आएगा, उससे छोटे इनोवेशन करके उससे पैसा मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा इनोवेशन करके उससे और मल्टीप्लाई करूंगा। 1001 इन्वेंशन करके वो अपने जमाने के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बने। वैरन बफे गरीब थे, उनको स्टॉक मार्केट की साइंस समझ आती थी, उन्हें मनी की साइंस समझ आती थी। उन्होंने क्या किया, छोटे मनी के साथ, वो भी गरीब थे, छोटी मनी के साथ सीखना स्टार्ट किया और फिर लोगों से पैसा लिया और उनके पैसों को मल्टीप्लाई किया। पहले छोटा पैसा लिया, उसको मल्टीप्लाई करके बड़ा किया, लोगों ने भरोसा जताया और आगे चल के उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली जो कि दुनिया में सबसे बड़ी है। आपको पता है वैरन बफे का नाम क्यों लिया मैंने? इस दुनिया में स्टॉक मार्केट के अंदर क्या सिर्फ एक आदमी पैसा लगाता है? लगभग हर इंसान जो अर्निंग कर रहा है ना, हर आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। वो आदमी भी गरीब है, वैरन बफे भी गरीब थे, बट द डिफरेंस इज वैरन बफे भी इसी भीड़ में एग्जिस्ट किया करते थे, बट क्योंकि वो थिंकर बन गए, वो भीड़ से बाहर निकले। अब वो मनी को कमाते नहीं हैं, वो मनी को कंट्रोल करते हैं। वो जिस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं, रातों रात उस कंपनी के शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। वो जिस कंपनी से शेयर बेच देते हैं, उस कंपनी के शेयर में बहुत बड़े बड़े फॉल आ जाते हैं, जिसको ब्लड बाथ बोला जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकर एंड नॉन थिंकर। नॉन थिंकर्स के लिए एक जॉब है, नॉन थिंकर्स के लिए स्किल्स हैं। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बन गया, क्योंकि इसको चला भी नॉन थिंकर्स ही रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम इस तरह बन गया है कि भाई मल्टीपल जॉब्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। उन जॉब्स के लिए बड़े पद भी हैं, छोटे पद भी हैं और सामाजिक पद भी हैं, मतलब बहुत निचले पद भी हैं। इन पदों पे पहुंचाने के लिए बड़े पद कम होते हैं, उससे छोटे पद थोड़े ज्यादा होंगे, उससे छोटी पोजीशन थोड़ी और ज्यादा होगी, सबसे निचली पोजीशन पे सबसे ज्यादा भीड़ होगी। ये सारे लोग नॉन थिंकर्स हैं। इन नॉन थिंकर्स को गाइड कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए? क्योंकि अगर ये नॉन थिंकर्स बिजी नहीं होंगे ना, तो ये आपस में लड़ मरेंगे। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक नॉन थिंकर्स को ही इसकी कमान दी गई और नॉन थिंकर्स ने इन थिंकर्स के लिए जॉब करना ही अपने लाइफ को करियर बना लिया और अपने उस पोटेंशियल को शायद इन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि अगर ये भी सोचना सीख लें तो ये थिंकर बन सकते हैं। और इनके बनाए हुए मैट्रिक्स में सिर्फ बिजीनेस है, ध्यान से समझना, सिर्फ बिजीनेस है, जहां पर आप इतने बिजी हो जाओगे ना इस मैट्रिक्स के मायाजाल को फॉलो करने में कि आपके लिए शायद थिंकर बनना पॉसिबल होगा ही नहीं। ये लोग बिजी हो जाते हैं उन चीजों को सोचने में जो रेलेवेंट नहीं है। ये लोग परेशान है अपने रिलेशनशिप्स में, ये लोग परेशान है शादी और ब्याह में, ये लोग परेशान है हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने में, लोगों के नाम का स्टेटस लगाने में, ये लोग परेशान है इनके इनोवेशंस को यूज करके अपने ही सोच के दायरे में फंसे रहने में। ये लोग सोशल मीडिया को क्रिएट करते हैं, ये लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ये लोग सोशल मीडिया में इनके हिसाब से इनोवेशन करते हैं ताकि इनकी एंगेजमेंट बनी रहे, क्योंकि ये यूज करेंगे तभी तो ये मनी को कंट्रोल करेंगे। एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज इनको अपने सपने पूरे करने के लिए पैसों को कंट्रोल करना जरूरी है। मार्क जकरबर्ग भी गरीब थे। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को थिंक किया, सोचा, और जब सोचा तो उन्होंने जब उसको क्रिएट किया, अब सारी दुनिया उसको यूज कर रही है। और मार्क जकरबर्ग क्या बना रहे हैं? मेटा एआई बना रहे हैं, क्योंकि वो उनका एक सपना है। जरा सोचो, अपने सपने को पाने के लिए एक थिंकर किस हद तक आगे बढ़ता है, किस वे में मेहनत करता है। वो बाहुबल का नहीं, वो सच में बुद्धि बल का प्रयोग करता है और इस बल की मदद से ही वो इंसान कामयाब बनता है। आईआईटीज इन लोगों के लिए हैं ताकि आपको एक बड़ी पोजीशन इन लोगों के यहां मिल सके, जबकि थिंकर यही रहेंगे। ये एक नॉन थिंकर हैं। उससे छोटे कॉलेजेस जो होंगे वो आईआईटीएंस के अंडर में काम करेंगे, बस दैट्स द डिफरेंस। क्योंकि ये भी सोच इन्हीं की है। थिंकर आईआईटी से नहीं निकलते हैं, थिंकर कैम्ब्रिज से नहीं निकलते हैं, थिंकर्स ऑक्सफोर्ड से नहीं निकलते हैं। अगर मैं आपको एक टास्क दे दूं कि एक ऐसा कामयाब इंसान ढूंढ के दिखा दो जो कि कामयाब बना है किसी कॉलेज की वजह से, आप एक भी इंसान नहीं ढूंढ पाओगे। किसी भी महान इंसान के नाम के आगे ऐसा नहीं लिखा हुआ है
आईआईटीएन आइंस्टाइन, ऑक्सफोर्डियन आइंस्टाइन या कैम्ब्रिज न्यूटन, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये कॉलेजेस इनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके अपने यहां एडमिशंस लेते हैं। डिफरेंस को समझो बच्चों, इस बात को समझो, हमारी लाइफ जीने के लिए है, एंजॉय करने के लिए है, लाइफ में अपनी गरीबी की वजह से डरने के लिए नहीं है। हम इस मैट्रिक्स के माया जाल में सिर्फ इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर हम थिंकर बनेंगे तो हम पैसों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। हमें इस मैट्रिक्स के माया जाल में जिस वे में पढ़ाई करवाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय बनाने के लिए है। और यहां पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या निकल कर आती है कि हमारे क्वेश्चंस तक ये जज नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास ज्ञान कितना है, हमारे क्वेश्चंस तक ये जज कर रहे हैं कि आपको इसको कम समय में सॉल्व करने की ट्रिक पता है या नहीं पता है। और इस डिफरेंस की वजह से हम एक अच्छे इंप्लॉय तो बन पाते हैं और हमारा कंपटीशन इस चीज में कि कौन बेहतर इंप्लॉय है उसी को बड़ा पद मिलेगा। इस प्रॉब्लम की वजह से इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया में थिंकर्स होंगे ना, याद रखो, इन थिंकर्स की वजह से नॉन थिंकर्स चल रहे हैं। इंडिया में थिंकर्स की आबादी बढ़ जाएगी ना, इंडिया में इनोवेशन होंगे, रिसर्चेज होंगी, और उन इनोवेशन और रिसर्चेस की वजह से नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे जो इन नॉन थिंकर्स को और अपॉर्चुनिटीज देंगी जॉब करने की, और इनका पेट पलेगा। इनकी वजह से सिर्फ इनके सपने पूरे नहीं होते हैं, ये लोग भी सरवाइव कर पाते हैं। जरा सोचो, इस भावनाओं के साथ बढ़ो आगे। हम लोगों को यहां पर क्या करना है, इंडिया के अंदर अगर हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या सब लोग थिंकर बन जाएंगे? नहीं, लेकिन थिंकर्स की संख्या बढ़नी स्टार्ट होगी, और जब थिंकर्स की संख्या बढ़नी स्टार्ट होगी तो उससे क्या फायदा मिलेगा? अभी मैट्रिक्स तो सोचना सिखाता ही नहीं है। अभी मैट्रिक्स तो कहता है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जॉब करना। सोचो जरा, इस बात की गहराई में उतरना। पढ़ते हम लोग इसलिए ताकि हम सोचना सीखें, और इसकी गहराई में उतरना बहुत जरूरी है। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? ध्यान से सोचना इस बारे में, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? हम लोग कहेंगे, हम छोटे बच्चे होंगे ना तो हम यही कहेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस को समझने के लिए, हमें साइंस पसंद है, हमें मैथ्स पसंद है। लेकिन थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना और कॉलेज तक पहुंचने वाले होंगे, या तो हम 12वीं में आ चुके होंगे या कॉलेज में एंटर कर चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अंदर ही। इस दौरान हमारी सोच में पता है कितना परिवर्तन आ जाता है। हमें पढ़ना इसलिए ताकि हमें अच्छी प्लेसमेंट मिल सके, हाई पैकेज की जॉब मिल सके। और प्रॉब्लम यह है ना कि थिंकर्स की संख्या कम है। ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम यह है कि थिंकर्स की संख्या कम है और इनके लिए हाई पैकेज की जो पोजीशंस हैं वो भी कम हैं। ठीक है, इस वजह से हाई पैकेज पे बहुत कम लोग आते हैं, और इस मैट्रिक्स ने एक एल्गोरिदम ढूंढ लिया कि हाई पैकेज में जाने वाले 10 लोगों को दिखाओ और बाकी के 10 करोड़ लोगों को उल्लू बनाओ। ठीक है, इसी फ्लो में ये दुनिया चल रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर राइट वे ऑफ एजुकेशन की तरफ बढ़ेगा तो थिंकर्स बढ़ेंगे तो नॉन थिंकर्स के लिए भी हाई पैकेज पोजीशंस की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इंसान इनोवेशन से ही इवॉल्व होता है, और एक ही इनोवेशन नहीं है इस दुनिया में। इनोवेशन कई कई प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो रेफ्रिजरेशन है, तो एयर कंडीशनिंग है, तो सोलर हार्नेसिंग है, तो फार्मिंग है। कहां कहां विज्ञान के जगत में आगे नहीं बढ़ सकते हो। बायोमेडिकल की दुनिया है, स्पेस की दुनिया है, सबमरीन्स की दुनिया है, तो शिपिंग की दुनिया है, ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया है, एयरलाइन की दुनिया है। कहां कहां इनोवेशन नहीं कर सकते हो। बट थिंकर्स की कमी है ना इस दुनिया के पास। जितने थिंकर्स होते हैं इवोल्यूशन उसी रफ्तार से होता है। थिंकर्स की संख्या बढ़ने से इवोल्यूशन बहुत तेजी से होता है। सोचो, थिंकर्स की संख्या बढ़नी स्टार्ट होगी तो अपना देश कितना ज्यादा बदल जाएगा। इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे नेशन में कितना फर्क पड़ेगा। क्या हमें किसी अदर नेशन पर डिपेंड करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आज यूएस कंट्री को देखता है इंसान तो इंस्पायर होता है, उसको मजा आता है, लेकिन वो सोचता नहीं है कि मैं ऐसा अपने नेशन में करूं। वो सोचता है कि यार इससे अच्छा तो मैं यूएस में सेटल हो जाऊं, और यूएस में सेटल होने के लिए वो यूएस के थिंकर्स के लिए एक नॉन थिंकर की तरह जॉब करने के लिए, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है। काश हम साइंस पढ़ते साइंस के लिए, काश हम साइंस का मजा लेने के लिए साइंस पढ़ते, काश हम प्लेसमेंट के लिए नहीं, क्योंकि थिंकर्स के पास पैसों की कमी कभी नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, थिंकर्स के पास पैसों की कमी कभी नहीं होती है। और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मनी की नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट है, इनक्रिप्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए इनोवेशन है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मनी की नॉलेज है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी रिसर्च, कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी इनोवेशन बिना मनी के हो ही नहीं सकता है। और मनी के साइंस हम लोग पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि नॉन थिंकर्स ने सोचा अबे यार इतनी मेहनत कौन करेगा, जब हमें ही नहीं पता है तो हम इसको सिलेबस में लाएंगे ही नहीं, छोड़ो। क्योंकि इनको पता होता तो ये मनी कंट्रोल करते, मनी अर्न करके स्पेंड में अपनी पूरी जिंदगी गवा नहीं देते। इस बात को समझो, कोई भी साइंस आपके लिए इस फील्ड में
2 करोड़ का पैकेज जो इंडिया में हाईएस्ट पैकेज होता है, चलो 5 करोड़ भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इलॉन मस्क के जो विजन होते हैं वो 10-10 हजार करोड़ के होते हैं। आपके भी विजन शायद इतने ही महंगे होंगे। 5 करोड़ रुपए सालाना कमाने के बाद आपको अगर 10 हजार करोड़ छोड़ो 500 करोड़ भी अगर आपको चाहिए होंगे और उसको 5 करोड़ से डिवाइड करोगे तो 100 साल लग जाएंगे, और इतने टाइम में क्या आप जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। 5 करोड़ के पैकेज पाके भी ये नॉन थिंकर अपना कोई सपना पूरा कर ही नहीं सकते हैं। और सपने सब देखते हैं, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, बट थिंकर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ के अपने सपनों को पूरा करते हैं। वेयर नॉन थिंकर सपनों को ना पूरा होने का एक्सक्यूज देते हैं। इस भावना के साथ, इस भावना की गहराई को समझो। हमें हमें एक डर बना हुआ है। हम इस डर की वजह से, हमारी गरीबी ने हमें एक डर दिया, और वो डर पता है क्या है? हमारी गरीबी ने हमें ये सिखाया कि पैसा नहीं तो कुछ नहीं, जो कि एकदम सही बात है। लेकिन इस मैट्रिक्स में जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं वो सब भी गरीब हैं, और इन्हीं लोगों में लाइफस्टाइल का बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस है, और हमारा इन्फ्लुएंस इन्हीं से आ रहा है। शायद मेरा घर 1 BHK का होगा और किसी दूसरे का घर 4 BHK का होगा। हम उसके 4 BHK के घर को देख के अपने आप को गरीब समझ रहे होंगे, और हम कंपीट करने लग जाएंगे कि यार IIT निकल जाए तो बढ़िया है, एटलीस्ट मैं अपने माँ बाप को 4 BHK का घर दे पाऊंगा। हम अगर एक थिंकर के हिसाब से सोचें तो हमें सिर्फ एक छत चाहिए, ठीक है? हमें सिर्फ एक छत चाहिए अपने अपने आप को शरण देने के लिए, और जब हमें वो छत मिल जाती है ना, तो और हम इस माया जाल में ना फंस के कि हमें 4 BHK का घर लेना है, इसलिए मैं जॉब करने के पीछे पागल हो रहा हूं, क्रेजी हो रहा हूं, प्लेसमेंट की तरफ भाग रहा हूं। यहां पे शब्दों को जोड़ना है मुझे सही वे में, ताकि आप उसकी गंभीरता को समझो। मैं दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हुआ, और मैंने थिंकिंग, अपनी क्यूरियोसिटी को साइड किया और हाई पैकेज की तरफ कंपीट करना शुरू कर दिया, और पूरी जिंदगी इसमें अपनी खपा दी, और इन दी एंड मैंने एक 4 BHK का घर तो हासिल कर लिया। बट सोचो, अगर मैं एक थिंकर होता, मैं अपने उन सपनों को पूरा करता जो बचपन में मैंने देखे थे, कि वो बहुत बड़े सपने, इंसानियत को बदलने वाले सपने, तो शायद शुरुआती दिनों में जब आप विज्ञान पढ़ रहे होगे ना, तो आप विज्ञान इसलिए पढ़ोगे क्योंकि आपको वो सपना पूरा करना है, और ज्ञान प्राप्त करोगे, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको समझ आएगी पैसों की असली अहमियत, कि यार पैसे मुझे कहां यूज करने चाहिए। क्योंकि अब आपके पास चॉइस होगा उस 4 BHK के घर को लेने के लिए या अपने सपनों पे लगाने के लिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो मुझे सिर्फ एक छत चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुझे एक छत चाहिए। कुछ साल इसी छत में रह लेता हूं और पैसों को अपने सपनों में लगाता हूं, क्योंकि जब मैं ये सपना पूरा कर लूंगा ना, तो मैं मनी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दूंगा। आप सीखते मनी को अर्न करने के मल्टीपल वेज। आप फिर उस मनी को अपने विज्ञान के ज्ञान के साथ जोड़ते, अपनी रिसर्च में लगाते, डेवलपमेंट में लगाते, इनोवेशन में लगाते। उससे जो प्रोडक्ट निकल कर आता वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट होता। और नॉन थिंकर्स जो ये अर्न करती है ना, थिंकर्स के लिए काम करके करती है, और जो स्पेंड करती है ना, इन थिंकर्स के इनोवेशन पर ही स्पेंड करती है। बिकॉज क्योंकि ये बना नहीं सकते हैं तो ये यूज करके कूल दिखना चाहते हैं। जरा इस गहराई को समझो, ये बना नहीं सकते हैं तो ये यूज करके कूल दिखना चाहते हैं। एंड थिंकर्स को पैसों की नीड होती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जो कि आपको भी पड़ेगी यदि आप थिंकर रहोगे। तो इस पैसों को कंट्रोल करने के लिए ये इन्हीं प्रोडक्ट्स को इनको देते हैं, ये खरीदते हैं, और जब ये खरीदते हैं तो वो पैसा थिंकर्स के पास आता है। थिंकर्स उन्हें अपने इनोवेशंस में लगाते हैं, और फिर वो पैसा वापस आप लोगों के पास जाता है। कैसे? क्योंकि अपने इनोवेशन को करने के लिए जो कर्मचारी इन्होंने रखे हैं उनको तनख्वाह देते हैं। यही है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की साइंस, जो ये लोग समझते हैं। थिंकर बनोगे, आपको क्या लगता है उस 2 करोड़ के पैकेज के पीछे, जो हमें एक हौवे की तरह इस मैट्रिक्स ने बता दिया है, उस हौवे के पीछे जब हम भागना स्टार्ट करते हैं, हम अपने सपनों की कुर्बानी देते हैं, हम अपने थिंकर होने के काबिलियत को की कुर्बानी देते हैं, हम लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ इवोल्यूशनरी करने की अपनी काबिलियत की कुर्बानी देते हैं। और उस 2 करोड़ के पीछे भागने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, पर मिलती वो किसी 4-5 को है, और मिल भी गई ना तो वो इनके ही कर्मचारी ही बनेंगे। इस बात को समझो, जो कुर्बानियां हमने दी है ना, वो कुर्बानी अगर हम ना देते तो हमारे पास 2 करोड़ छोड़ो 2 लाख करोड़ की भी अरेंजमेंट करने के तरीके होते। डिपेंड करता आपका सपना क्या है। आपको सपने के लिए अगर 2 लाख करोड़ रुपए की भी जरूरत होती ना, तो आप उसको अरेंज कर लेते, क्योंकि 2 लाख करोड़ आपके पास ना होना ये आपकी प्रॉब्लम है, और उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना यही आपकी थिंकिंग की काबिलियत है। उस काबिलियत के जरिए इंसान आगे बढ़ता। अगेन ये बात याद रखना, कोई भी महान इंसान किसी कॉलेज की वजह से नहीं बना है। इंसान महान बना है अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी सोच की शक्ति की वजह से। और यही बात हम लोगों को इंडिया के इवोल्यूशन के लिए हर जगह पहुंचानी जरूरी है, और ये बात टीचर्स को भी समझनी जरूरी है। हम टीचर्स भी अपनी लाइफ में बहुत एडवेंचर कर सकते हैं। हम थिंकर बने तभी तो हम बच्चों को थिंकर बनने की नसीहत दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपको ह्यूमन ब्रेन की साइंस पहले क्यों बताई? ताकि वो बात आपको समझ आए कि जो डेटा आपके ब्रेन में होगा वही प्रोसेस कर सकते हो। फिर मैंने आपको
यहां पर चॉइसेस के बारे में क्यों बताया, क्योंकि चॉइसेस वो एक इंफॉर्मेशन है जिसके दम पे आप चॉइसेस को ले सको। मैट्रिक्स के बारे में क्यों बताया, ताकि मैट्रिक्स के इस माया जाल को आप समझ सको। आज जो बात बता रहा हूं वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये भी एक इंफॉर्मेशन है जो जब आपके ब्रेन में आएगी आप प्रोसेस कर पाओगे, और जब आप प्रोसेस कर पाओगे तभी आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लोगे। सोचो, जस्ट बिफोर दिस इंफॉर्मेशन यू वर डिफरेंट, जो मैंने इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में बताई थी, और आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन नई प्रोसेसिंग कर रही होगी और आप सोचने पर मजबूर होगे। थिंकर्स, सोच करता, जो सोच सकता है। और जब आप सोचने लगोगे तो आप अपनी लाइफ में डर को हराना होगा आपको, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे पहली चीज इंसान के अंदर भरी जाती है वो होता है डर, फियर। आपको यहां से यहां स्विच करने के लिए, नॉन थिंकर से थिंकर बनने के लिए सिर्फ अपने डर को हराना है, क्योंकि सच्चाई यही है। कामयाब इंसान थिंकर थे, थिंकर हैं, और भविष्य में जो कामयाब होगा उसे थिंकर ही होना होगा, और वो मनी को कंट्रोल करेगा, वो मनी को स्पेंड अपने सपनों के लिए करेगा। नॉन थिंकर इंसान मैट्रिक्स में अपने वर्चस्व को बस दिखावे की कोशिश करेगा। मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और आपके ये बिल गेट्स और भी जो एग्जांपल्स ले लें, इनको अपने वर्चस्व को दिखाने की जरूरत नहीं है। दुनिया इनका लोहा मान चुकी है, ये कामयाब हो चुके हैं, और यही चीज हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपने इस डर की वजह से, मैट्रिक्स को फॉलो करने की वजह से। इंडिया के अंदर राइट वे ऑफ एजुकेशन एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है, और वो चीज हमारे लिए जरूरी है, और वही चीज हमें फॉलो करनी चाहिए। हमें अपने फियर को ओवरकम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और इंडिया में हमें थिंकर्स की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी हम कुछ क्रिएट करेंगे, तभी हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थिंकर्स की संख्या जिस दिन आईआईटी के सीट से ज्यादा हो जाएगी ना, उस दिन फायदा पता है क्या होगा, नॉन आईआईटियंस भी आईआईटियंस जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉन थिंकर्स जब आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं ना, तो उनको आईआईटी में पढ़ने का घमंड होता है, बल्कि जबकि अगर थिंकर्स होते तो वो ये नहीं सोचते कि मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ है, वो ये सोचते कि मैं अपने सपनों को जल्दी पूरा करने के लिए आईआईटी को एज अ कैटलिस्ट यूज करूंगा। आईआईटी में 10,000 बच्चे थिंकर्स हैं, आईआईटी में 10,000 बच्चे नॉन थिंकर्स हैं। सोचो, आईआईटी का सेम रिसोर्स कितने डिफरेंट वे में यूज हो सकता है। ये भी एक रिसोर्स है ज्ञान लेने के लिए, बहुत ही बेसिक सी चीज मैं इसीलिए लेकर आया ताकि आपको समझा सकूं। ये भी एक रिसोर्स है ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान हर वक्त हमारे सामने है। थिंकर्स सोचेगा, ज्ञान ले लेगा, नॉन थिंकर्स रिसोर्स सामने होते हुए भी अरे ये तो यार बालों में स्प्रे करने वाला बस वो है, ये सोच के उसे इग्नोर कर देगा। एक वही आईआईटी है जहां पर 10,000 नॉन थिंकर्स जाएंगे तो एनवायरमेंट डिफरेंट होगा, 10,000 थिंकर्स जाएंगे तो एनवायरमेंट में कितना परिवर्तन आ जाएगा। ये इंडिया के नॉन आईआईटीएन कॉलेजेस ही होंगे जहां पर अब अगर थिंकर्स जाने लगे, जब ये संख्या 1 लाख पे पहुंच जाए, तो सोचो आईआईटी के थिंकर्स और नॉन आईआईटी के थिंकर्स, ठीक है, अब ये दायरा ही टूट जाएगा। अब यहां पर आईआईटी का घमंड नहीं होगा। अब सबको पता होगा कि हर रिसर्च वो एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है। कुछ रिसर्च मैं करना चाहता हूं, कुछ रिसर्च आप करना चाहते हो। आपकी रिसर्च मेरे को एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से नीड पड़ रही है, मैं आपसे उस ज्ञान को शेयर कर लूंगा, मतलब आपसे बोलूंगा कि आप अपना ज्ञान मुझसे शेयर करो और मुझे एक यूजर की तरह हेल्प करो। आपको मेरी रिसर्च जिसको मैं डिस्कवरर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं उसकी जरूरत है एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी रिसर्च डिस्कवरर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से ज्ञान शेयर करेंगे तो हम दोनों की रिसर्च में उन्नति आएगी, एक एनवायरमेंट बनेगा, साइंस को वो इज्जत मिलेगी। इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको अब अंदर से हिला देगी। इंडिया में प्रॉब्लम पता है क्या है, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग भी नॉन थिंकर्स हैं। ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोग भी नॉन थिंकर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बड़ी ही साधारण से मैथमेटिकल लॉजिक के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अगर 10,000 बच्चे हैं और 10 लाख बच्चे हैं, सॉरी 10 लाख बच्चे हैं, ठीक है, मतलब 10 लाख बच्चे हैं, सोचो ऐसे 10 लाख बच्चे हैं, ये 10 लाख के 10 लाख बच्चे भी यदि ना पढ़ें तो भी इनमें से 10,000 बच्चे आईआईटी में जाएंगे जो कि नॉन थिंकर होंगे। और अगर 10 के 10 लाख बच्चे राइट वे ऑफ एजुकेशन को ग्रैब करें तो भी 10,000 बच्चे आईआईटी में जाएंगे। और थिंकर्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे की मदद ही करते हैं। क्यों? क्योंकि इन थिंकर्स ने अपनी थिंकिंग की वजह से ये जिंदगी में कुछ ना कर पाते। अगर थिंकर्स ना होते ये तो मनी अर्न भी नहीं कर पाते। अगर थिंकर्स ना होते, थिंकर्स की वजह से ही तो इनके पास एक जॉब है, इनके पास कुछ पैसे आने का सोर्स तो है, जिसकी वजह से ही तो ये खा जी पा रहे हैं। थिंकर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, और थिंकर्स को जब थिंकर्स मिलते हैं ना, ये बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं। हमारे देश में प्रॉब्लम यही है कि बड़ी पोजीशंस पर भी नॉन थिंकर्स बैठे हुए हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, इट्स बीन 4.5 years
मैं इन पॉलिटिशियन से मिलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा हूं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूं। मेरे पास आइडियाज हैं और ये नेशनल लेवल पर अगर गवर्नमेंट के साथ किया जाए तभी कोई इंपैक्ट ला सकता है। 4 बच्चों के साथ ये उतना इंपैक्ट नहीं लाएगा नेशनल लेवल पे, बट गवर्नमेंट नॉन थिंकर्स हैं। यहां पर मैंने एमएलए, एमपी, ठीक है, सीएम और आपके पीएम, पीएम से तो आज तक कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, सीएम, एमपी, एमएलए इन सब से तो इंटरेक्शन हुआ, बट इनको ये बात समझ ही नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन पर ये बैठे हैं ना, इनकी लाइफ मस्त कट रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये गवर्निंग पोजीशन पर हैं। दुनिया बहुत मतलबी है। दुनिया जब नॉन थिंकर्स के लोग ऊपरी पोजीशन पर होंगे तो मैट्रिक्स जो क्रिएट होगा वो बहुत ही मतलबी मैट्रिक्स क्रिएट होगा, क्योंकि ये इनके लिए काम नहीं करेंगे और ये इनके लिए काम नहीं करेंगे और बाय डिफॉल्ट नेचर मतलबी बन जाएगा। जबकि थिंकर्स, अगर यहां थिंकर्स होते तो वो इनको भी थिंकर्स बनाने पर ही फोकस करते और थिंकर मिलके इवोल्यूशन लेकर आते। भीड़ को अपलिफ्ट किया जाता है, भीड़ को दबाया नहीं जाता है। इंडिया के अंदर यही प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यही है कि दुनिया में बड़े बड़े पोजीशंस पर जो इनको हम फैसिनेटिंग सा मानते हैं, वहां पर नॉन थिंकर्स हैं। क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस को ही क्वेश्चन करें तो हमारे हर पद पे पहुंचने के लिए एक एग्जाम लिया जाता है, और जैसा मैंने बताया, बड़े पोजीशन पर होने वाले लोगों के लिए छोटी पोजीशन के लोगों का इस्तेमाल करना, उन्हें इस्तेमाल करना है। किसको बड़े पोस्ट पे रखना है, किसको छोटे पोस्ट पे रखना है, इनके लिए कंपटीशन क्रिएट कर दो। जो कि नॉन थिंकर्स के दायरे में रहकर ज्यादा मेहनत करेगा उसको बड़ी पोजीशन देंगे, जो नॉन थिंकर्स के दायरे में रहकर कम मेहनत करेगा उसको छोटी पोजीशन देंगे। क्योंकि सोचेंगे तो वो सोचेंगे, ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और यहीं से निकल कर आती है हाई पोस्ट, लो पोस्ट, मीडियम पोस्ट, सारी इसी तरीके से बनाई जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े पदों पे, यहाँ पे साइंटिफिक पद है ही नहीं, थिंकिंग पद है ही नहीं, यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूशन वाले पद हैं। ये इतना तो सीख गए हैं कि इनको गवर्न कैसे करना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके दुनिया को कंट्रोल किया जाता है, नॉन थिंकर्स को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि भाई इनके नाम में ही नॉन थिंकर्स है, इनको कंट्रोल किया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये नॉन थिंकर्स आपस में लड़ने लगेंगे। ये किसी एक मुद्दे को गुमराह करने के लिए दूसरे मुद्दे के ऊपर ज्यादा चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। ये नॉन थिंकर्स, क्योंकि इन्हें तो सोचना ही नहीं है, इसीलिए तो इनकी मेमोरी लो होती है। एक घटना होती है जो कि हमारे लिए एक नेशनल इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम 4 दिन बाद उसे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज दे आर नॉन थिंकर्स। क्योंकि ये लोग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देखते हैं। हमारे इंडिया के अंदर से फॉर एग्जांपल वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बट ये भीड़ क्या उस सेफ्टी कंसर्न पे फोकस करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करनी है और एक्सक्यूज देना है कि यदि मैं नेता होता तो मैं ये कर देता। लेकिन एक आइडिया सोचा जाए, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचता, इतनी भीड़ है, कोई भी अगर सोचता तो वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर ला पाता। और इंडिया की दूसरी प्रॉब्लम कि यहां पर यदि आप हो और आप थिंकर बनने के लिए आगे बढ़े हो और आप इन लोगों से मिलने जाओगे तो इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको मैं हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूं, सेल्फ लर्नर के साथ साथ मैं कहता हूं सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना, सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना, क्योंकि यहां पर अभी थिंकर्स की जो संख्या है वो नेक्स्ट टू 0 ही है। दिस इज द प्रॉब्लम। और जब ये संख्या बढ़ेगी तब यहां से थिंकर्स और तेजी से निकलेंगे, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। स्टार्टिंग में थिंकर्स को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन बहुत कम मिलेगा, ठीक है, इसीलिए सेल्फ डिपेंडेंट रहना जरूरी है। और थिंकर्स को आगे बढ़ने के सही मार्गदर्शन देते ही हैं। थिंकर्स की संख्या बढ़ेगी तो इंस्पिरेशन की संख्या भी बढ़ेगी, और उस इंस्पिरेशन की वजह से ज्यादा थिंकर्स भी आएंगे। हमें इस वे में अपने आप को एजुकेट करना है। हर चीज आपके एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मैट्रिक्स आपको कहता है बस कोई एक चीज सीखो, बट आप सब कुछ सीख सकते हो वाया ऑब्जर्वेशन। आपके सपने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ एक चीज नहीं हो सकती है, आपको मल्टीपल चीजें सीखनी पड़ती हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए आप मल्टीपल चीज खुद से सीख सकते हो, बट हम बिजी हो जाते हैं मल्टीपल एग्जाम्स में, मल्टीपल चीजों में, इधर उधर की चीजों में, शादी ब्याह, हैप्पी बर्थडे टू यू, त्योहार, इन सब में हम बिजी हो जाते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स को खुश भी तो रखना है, तो यहां पर इन चीजों को क्रिएट किया जाता है ताकि मैट्रिक्स इसमें बिजी रहे और उसे कभी ये रियलाइज ना हो कि यार वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। हालांकि वो ये रियलाइज करेगा तो ही सोचेगा नहीं, क्योंकि वो नॉन थिंकर है। ये डिप्रेशन में ना चला जाए, ये सोच के सोचेगा भी तो गलत चीज सोचेगा ना। ये सोच के कि यार जिंदगी में कोई फन नहीं है, तो फेस्टिवल्स है ना एंजॉय करने के लिए, आप एंजॉय करो। बट एक थिंकर ये सोचेगा कि अपने वक्त को, अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज का सही उपयोग कैसे किया जाए, किस तरह से मैं उसका उपयोग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, और उस वजह से वो खुश होगा अपनी अचीवमेंट्स पे। वो
हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा, वो अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेगा। और जब वो उसे सेलिब्रेट करेगा ना, उसके उसकी एनर्जी को, उसके मोटिवेशन को और ज्यादा बूस्ट देगा। वो पहले जितना थिंकर था उससे भी बड़ा थिंकर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और यहां पर यही बात आपको समझनी जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन आपको अपने ब्रेन में प्रोसेस करना जरूरी है। मैंने कई बच्चों को देखा है, वो बहुत सैड हो जाते हैं, आईआईटी नहीं हुआ। डोंट वरी, आईआईटी से जिंदगी नहीं बनती है। आईआईटी से सिर्फ आपको एक बड़ा पद मिल सकता है, और उस बड़े पद से भी आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है। अरे बच्चों, आप तो देश का भविष्य हो, ये बात मैट्रिक्स सिर्फ कहता है, लेकिन अगर इस बात को फील करो कि आप एक थिंकर बन जाओ, तो आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, आप पैसों को कंट्रोल कर सकते हो। ये ज्ञान हम ऑब्जर्वेशन से ले सकते हैं। मैंने भी ये ज्ञान ऑब्जर्वेशन से ही लिया है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की किताबों में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने बीपीओ में काम किया है, जिसको हम वो बोलते हैं ना कॉल सेंटर वाली जगह, वहां काम किया। और मैंने कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, मैंने लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी में काम किया, जिसमें कि लोगों को फूल कैसे किया जाता है, फूल करके इंश्योरेंस बेचा जाता है, और इंश्योरेंस के क्लेम को रोकने के लिए जो रणनीतियां बनाई जाती हैं वो क्या क्या होती हैं। मतलब कैसे एक बड़ा पोजीशन पे बैठा इंसान, जिसको एक थिंकर ने, जो लाइफ इंश्योरेंस चला रहा है, वो तो एक थिंकर है जिसने लाइफ इंश्योरेंस क्रिएट किया है, उसने अपने निचले पद वाले को बोला कि हमें अगर कमाना है तो इंश्योरेंस क्लेम्स को रोकना होगा, इस चीज को कैसे रोका जाए उसके आइडियाज हमें जनरेट करने हैं। और ये वो थिंकर है जिसको वो हाई पैकेज तो दे रहा है, बट इसको सिर्फ एक ही काम आता है, और वो उसके हुक्म की तामील करेगा, उसके सपने को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये ऐसा करेगा उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, बिकॉज ही वॉज अ थिंकर, ही इज नॉट अ थिंकर। इसको तो इसकी फिक्स्ड सैलरी ही मिलेगी, बट इसकी सैलरी को दिखा के पूरी दुनिया में कंपटीशन क्रिएट किया जाएगा कि भैया देखो 1 करोड़ की सैलरी प्राप्त कर रहा है वो, तुम्हारी सैलरी क्या है 10 लाख, बस वो उसकी 1 करोड़ है। और ये साइकिल ऑफ कंपटीशन चालू रहेगा। एक थिंकर पैसों को कंट्रोल कर सकता है। आप सिर्फ एक थिंकर बन जाओ। आईआईटी जितने बड़ी प्लेसमेंट ऑफर कर रहा है ना, उतनी जैसी प्लेसमेंट आप 100 नॉन थिंकर्स को ऑफर कर पाओगे। थिंक अबाउट द डिफरेंस को समझो, और ये पॉसिबल है। इस दुनिया का हर बिलियनियर आदमी कभी ना कभी गरीब था, क्योंकि भैया पैदा होते ही कोई अमीर नहीं होता है। पैसे सिर्फ 2 ही सेंस में आ सकते हैं, या तो आपको विरासत में मिल जाए, जो कि विरासत में भी अगर मिली होगी ना, तो इसके किसी पूर्वज ने गरीबी से ही उठान ली होगी, और या फिर आप गरीबी से उस जगह तक पहुंच जाओ ताकि आप अपनी अगली जनरेशन को वो चीज विरासत में दे सको। इस बात को समझो। दिख रहा है, ज्ञान हमारे आमने सामने ही है, बट हम नॉन थिंकर की तरह सोचने लगे हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स ने बचपन से, जब से आप पढ़ने आए हो ना, आपको एक बार भी थिंकिंग के टास्क नहीं दिए हैं। बचपन से जब आप पढ़ते आए हो ना, आपको फाइनल एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, वीकली टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स जब हमने पढ़ी तो हमने एक तरीके सीखे कि प्लस ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, डिवाइड ऐसे करते हैं। हमें ये डिवाइड करना आता है, कि 144 को 12 से डिवाइड करना है, तो प्रक्रिया पता है, लेकिन ये प्रक्रिया क्यों करते हैं ऐसा, ये नहीं पता है। हमारे लिए थिंकर बनने के लिए ज्ञान को किस तरह से प्राप्त करना है, हमें ये पता है कि x² dx को अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे ये पता है कि x की पावर n+1 लगा देना, यानी 3 कर दूंगा, और डिवाइड बाई 3 करके प्लस c लगा दूंगा। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो खोज थी, वो खोज हमें नहीं पता होती है। हमें पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से समझो, क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो ये टेस्ट करने के लिए होना चाहिए कि आपके पास ज्ञान कितना है। बट वो ज्ञान हम जब थ्योरी में ले रहे होते हैं, थ्योरी के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके सीख रहे होते हैं, ना कि इस डिस्कवरी को समझ रहे होते हैं। इस डिफरेंस को हमें समझना है। थिंकर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच का खेल है। अगर हम ये सोचना स्टार्ट कर दें कि मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g को डिराइव नहीं करना है, मुझे इसको डिस्कवर करना है, मुझे इसको नेचर में ऑब्जर्व करना है। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे लैब चाहिए? ये लो फेंका, हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन को ऑब्जर्व करना है, सोच की शक्ति बढ़ानी है, फ्रेम बाय फ्रेम, पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको सोचना स्टार्ट करूंगा, और सोचूंगा कि एयर ड्रैग नहीं होगा तो क्या होगा। न्यूटन के सिद्धांत मुझे पता है, उसको दिमाग में रख के यदि मैं इसको सोचूंगा तो समझ आएगा कि इस दिशा में तो कोई बल लग नहीं रहा है, तो इस दिशा में कोई, ये तो वेक्टर समझने के बाद आपको मैं बताऊंगा, वेक्टर भी हम ऐसे ही सोच के सीखेंगे। इस दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है तो कांस्टेंट मोशन होगा, इस दिशा में गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है तो यहां पर अलग मोशन होगा। हम क्या करते हैं, y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज वाई, ये इक्वेशन पुट करेंगे। x डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन पुट करेंगे। हालांकि यहां पर भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है सोचने के लिए। बट नॉन थिंकर कौन होते हैं?
जो ऑपरेटर सामने होते हुए भी उससे ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। हमें सारा ज्ञान किताब बोल के नहीं सिखाती है, लेकिन किताब में भी हिंट हमें मिल जाते हैं। हमें सिर्फ थिंकर बनना है। आज थिंकर बनने की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? बहुत ही सिंपल है। हिंट्स आपको किताब देगा, हिंट्स आपको नेचर देगा, हिंट्स आपको नॉन थिंकर्स भी देंगे, क्योंकि नॉन थिंकर्स भी अगर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो, या फिर जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो मुझे सब कुछ नहीं पता है, बट मेरी उन बातों के अंदर आपके लिए एक हिंट है कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है। दैट्स इट। आप उसको ऑब्जर्व करो और सोचो, और सोचोगे तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन सोचोगे और आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन सोचने की शुरुआत अगर करनी स्टार्ट कर दोगे तो एक दिन आपकी ये आदत बन जाएगी, और 21 दिन में आदत बनाई जा सकती है। ये भी एक थिंकर नहीं सोचा था, क्योंकि वो थिंकर दिमाग के बारे में स्टडी करना चाहता था, और जब उसने दिमाग पे स्टडी किया तो उसको ये समझ आया, ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज नेचर ने उसको प्रदान करी, और ये नॉलेज उसने सबके लिए एज अ बेनिफिट ऑफ नॉलेज प्रोवाइड कर दी सबको। और दुनिया अब चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकती है। थिंकर्स करते हैं तभी तो इस भीड़ में आ जाते हैं, नॉन थिंकर्स नहीं करते हैं। ज्ञान हमारे पास हमेशा मौजूद है, हमको सिर्फ उसको ग्रैब करने वाला बनना है, हमको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने वाला बनना है, हमको सिर्फ सोचने वाला बनना है। और हमें एल्गोरिदम पता चल गया है इस दुनिया में। राइट वे ऑफ एजुकेशन का एल्गोरिदम है, सही सवाल पूछो, सही सवाल अपने आप से पूछो, ऐसा क्यों होता है, फिर उसे ऑब्जर्व करो, और गणित का ज्ञान जो आपके पास मौजूद है उसके जरिए उस परिस्थिति से बात करो। यदि गणित का ज्ञान सफिशिएंट है तो आपको वो चीज समझ आने लगेगी, उस ऑब्जर्वेशन में आप उसे अप्लाई कर पाओगे। यदि नहीं है तो गणित को ऑब्जर्व करो, गणित का थोड़ा ज्ञान और बढ़ाओ, और फिर उस परिस्थिति को ऑब्जर्व करो। कुदरत आपको खुद ब खुद ज्ञान परोस देगा, और यहीं से बन जाओगे आप एक डिस्कवरर। और जब आप डिस्कवरर हो तो रिसर्चर भी एक डिस्कवरर ही होता है, क्योंकि यहां पर आप उस पर्टिकुलर परिस्थिति पर ही रिसर्च कर रहे थे, तभी एज अ आउटकम आपकी एक डिस्कवरी निकल कर आई। और जब आपकी जो डिस्कवरी होती है ना, उसी ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। उस विज्ञान को हमने प्राप्त किया है ऑब्जर्वेशन से, और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान हमने बात करी है गणित की भाषा से, और हमने डिस्कवर किया है साइंस को। और जब हमने एक विज्ञान को डिस्कवर कर लिया तो उससे हम एक ऐसी चीज बनाते हैं, ध्यान से सुनना, उससे हम एक ऐसी चीज बनाते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे ट्रांजिस्टर को जब हमने ऑब्जर्व किया, पहली बार सेमीकंडक्टर्स को जब ऑब्जर्व किया तो एक ट्रांजिस्टर बनाया हम लोगों ने, और उस ट्रांजिस्टर की मदद से ही आज हमने कंप्यूटर्स बनाए हैं। तो जब आप ऐसी चीज बनाते हो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग। और उस इंजीनियरिंग को तक पहुंचने का जो जरिया था वो क्या था? आपका थिंकर होना आपका जरिया था, क्योंकि आपने सोचा तभी तो ऑब्जर्व किया, और जब आपने ऑब्जर्व किया तभी तो खोज हुई, और उस खोज के लिए आपने गणित का इस्तेमाल किया, और उस खोज से मिला आपको विज्ञान का ज्ञान, जिससे आपने बनाई ऐसी चीज, ध्यान से सुनना इस बात को, आपने बनाई ऐसी चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, और वो चीज आपने इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इन नॉन थिंकर्स को दी यूज करने के लिए। और इन्होंने अपने पास जो ये अर्निंग थोड़ा थोड़ा करते हैं, क्योंकि इसकी भीड़ बहुत ज्यादा है। ऑन एन एवरेज हर आदमी, मान लेते हैं धरती पर 1 करोड़ लोग हैं, हर आदमी 1 करोड़ नॉन थिंकर्स की संख्या है, ये 10-10 हजार रुपए कमाते हैं। आपने अपनी खोज को 10 रुपए में यूज करने के लिए इनको दे दिया, और ये 10,000 कमाते हैं। इन 1 करोड़ लोगों ने, क्योंकि ये बना नहीं सकते हैं, ये आपकी बनाई हुई इंजीनियरिंग की उस नायाब चीज को यूज करना चाहते हैं। जब इंजीनियरिंग से बनाई हुई नई चीज को यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और जब टेक्नोलॉजी आपने क्रिएट करी, उन 1 करोड़ लोगों ने 10-10 रुपए भी आपको दिए, ये लोग 10,000 कमाते हैं, आपने कमा लिए 10 करोड़ रुपए। और इस 10 करोड़ रुपए के आने के बाद आप कितनी बड़ी इनोवेशन करोगे, कितने बड़े बड़े रिसर्चेस करोगे। आप इसी इंजीनियरिंग से बनी हुई चीज को, स्टार्टिंग में आपके पास पीपल कम होंगे, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में जो आप बनाओगे वो स्टार्टिंग डेज में कम यूजर्स होंगे, बट उन कम यूजर से जो पैसा आएगा उससे आप जॉब प्रोवाइड करोगे। आप अब मनी को कंट्रोल करने लगे हो, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इस भीड़ में तादाद बढ़ेगी, और ये तो फॉलोअर्स होते हैं, एक को देखा देखी सब यूज करना चाहेंगे। जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आप यहां पर और जॉब की तादाद बढ़ाओगे, और प्रोडक्शन करोगे, और सबको प्रोवाइड करोगे, और फाइनली उस पॉइंट पर पहुंचोगे जहां हर कोई आपकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा होगा। और आप शुरुआत में उसको एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी के फॉर्म में शायद 20 रुपए का बेचो, और बाद में उसे सस्ता करते करते 10 रुपए का भी ले आओ। तो इन लोगों की जॉब शायद 10,000 की है, आपके यहां काम करने से किसी की बढ़ के 15,000 हो गई होगी। 15,000 वाले को देख के 10,000 वाला कंपटीशन में उतर आएगा, लेकिन आप कमा लोगे 10 करोड़ रुपए। ये एग्जांपल लिया है, बहुत ही छोटे नंबरों से लिया है, बट आपको इसकी एक्चुअल साइंस मैंने बता दी है। ये चीज है, इस बात को हमें समझना है। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक और बात स्टेम वेदास एप्लीकेशन को लेकर साझा करना चाहता हूं, और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं आप लोगों को मनी की नॉलेज भी देना चाहता हूं, और इसीलिए जब आप 12th पास कर लोगे तो मनी एंड स्टॉक मार्केट का जो ज्ञान मेरे पास है उसमें ये नहीं बताया है कि मनी कमाते कैसे हैं, वहां पर मनी की साइंस बताई है, मनी की नॉलेज जो इतिहास से हमने ली है, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के मदद से बिग प्लेयर्स
यानी कि थिंकर्स मनी को कैसे कंट्रोल करते हैं यूजिंग दिस नॉन थिंकर्स, वो मैंने वहां पे बनाया है और डाला है। और ये सिर्फ मैंने बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बनाया है इसमें। इसलिए वहां जो मैंने भाषा का इस्तेमाल किया है, वहां पे आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किसी बड़े आदमी से बात कर रहा हूं, या कभी कभार ऐसा लगेगा कि मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूं, क्योंकि वो दोनों के लिए सेम है। इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, जब मन चाहे आप तब सीख सकते हो, लेकिन बेस्ट टाइम रहेगा आफ्टर 12th, बिफोर कॉलेज। यानी कि इसके बीच में जो गैप का होता है आपका टाइम पीरियड, ज्यादा वीडियोस नहीं है, ओनली 30 के आसपास वीडियोस हैं, बट वो आपको संपूर्ण ज्ञान देंगी मनी के नॉलेज के बारे में। और स्टेम वेदास एप्लीकेशन, कई बच्चों को लगता है कि स्टेम वेदास एप्लीकेशन एक कोचिंग सेंटर है। नो, स्टेम वेदास एप्लीकेशन एक लाइब्रेरी है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं अपने आप के बारे में बताऊं तो मैं यहां पर एक रिसर्च करना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में इनोवेशन करना चाहता हूं, यही मेरे सपने रहे हैं। मैं कभी टीचर बनना चाहता ही नहीं था, मैं यहां पर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मैं सारी रिसर्चेज नहीं कर सकता था, एंड आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यहां पर खुशियां जो होती हैं ना, उस खुशियों के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। खुशियां शेयर करने से बढ़ती हैं, बट अगर मैंने कभी अपनी लाइफ में कुछ खोजा जो ऑलरेडी शायद किसी और ने खोज रखा होगा पहले से, बट मैंने उसे अगर खुद से भी खोजा और मैं उसे किसी और के साथ शेयर करने गया, तो वो उसके ब्रेन ने उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाया, मैं अपनी खुशी किसी के साथ बांट नहीं पाया। एंड आई फील कि यहां पर एनवायरमेंट नहीं है, हमारे नेशन में साइंस को उसके ट्रू पोटेंशियल की कद्र मिली ही नहीं। साइंस मात्र और मात्र मैट्रिक्स की भेंट चढ़ गया और ये जॉब पाने का एक तरीका बन के रह गया। क्या उन महान वैज्ञानिकों ने कुदरत के इन नियमों को खोजा था आपको इसलिए, मतलब ये दिखाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि भैया कुदरत को अगर हम समझेंगे तो हम कितने बड़े काम कर सकते हैं, इस मानसिकता के साथ उन्होंने खोजा था? या फिर आप लोगों को फ्यूचर में जॉब मिलेगी इस वजह से खोजा था? क्या उन्होंने इस वजह से खोजा था कि आपकी किताबों का सिलेबस बढ़ाना है? नहीं, वो समझ गए थे कि कुदरत से बात करेंगे ना तो कुछ बड़ा हमें सीखने को मिलेगा और उससे हम पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सकते हैं। जॉब के पर्सपेक्टिव से कभी मत पढ़ाई करो, ज्ञान के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करो। ज्ञान के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करोगे ना तो इतने ऊपर तो निकल ही जाओगे कि खाने जीने के लिए जॉब जैसी छोटी छोटी चीजें आपकी जेब में पड़ी होंगी, बहुत ही आसानी से पड़ी होंगी, और आप रिस्क ले सकते हो। आप कुछ दिन एक बीएचके के छत में रहकर अपने बड़े सपने के लिए, मनी को जनरेट करने के लिए मेहनत कर सकते हो, राइट वे में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। और जब मनी आपके पास एक्यूमुलेट होगी तो आपके पास 10 बीएचके 100 बीएचके खरीदने जितना पैसा होगा, ठीक है। और वो आप पता है क्यों खरीदोगे? 5 बीएचके क्यों खरीदोगे? क्योंकि जब आपने मैट्रिक्स के माया जाल में कंपीट करके 5 बीएचके खरीदने गए ना, तो आपने 30 साल का लोन लिया होगा और 30 साल तक आप ईएमआई चुका रहे होगे। लेकिन जब आप एक थिंकर की तरह आगे बढ़ोगे ना, शायद 10 साल तक, पहले 10 साल तक आप घर ही ना खरीद पाओ, लेकिन हो सकता है 11वें साल वो पूरा का पूरा घर कैश में खरीद लोगे। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यदि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे 1 करोड़ का घर खरीदना है ना, तो मुझे 90 लाख का लोन लेना पड़ेगा। बट व्हाट इफ मेरे पास 100 करोड़ रुपए हो और मुझे अगेन 1 करोड़ का ही घर खरीदना है? तो सोचो, सी द डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इन चीजों में। मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था, मैं हमेशा से एक इनोवेशन करना चाहता हूं, या रिसर्च करके, इनोवेशन ऑब्वियसली रिसर्च करके ही आएगा, उस चीज में आगे जाना चाहता था। बट इंडिया ने वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया। इंडिया में जॉब्स हैं, बट उन जॉब्स के अंदर भी कोई इनोवेशन का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉन थिंकर्स की भीड़ है जो भेड़ चाल फॉलो कर रही है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि हम साइंस की कद्र नहीं कर रहे हैं, हम साइंस को लेकर उतने सीरियस हैं ही नहीं। सोचो, एक तरफ यूएसए टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहा है। आज एक इंसान मोबाइल से कार बुक करता है, हाल फिलहाल की ही घटना है, कार बुक करता है, शोरूम से कार खुद ब खुद निकलती है और अपने ओनर के घर तक पहुंच जाती है बिना किसी ड्राइवर के। वो कितने आगे की सोच रख रहे हैं, और ये चीज इंडिया में भी आएगी, बट सर्विस वो लोग लेकर आएंगे, क्योंकि हम तो थिंकर है ही नहीं ना, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ आईआईटी से निकलने वाले स्टार्टअप या तो डिलीवरी सर्विस होंगे, या ओला, ये क्या बोलते हैं, टैक्सी सर्विस होंगे, या इसी तरीके का कोई विदेशों के ही स्टार्टअप की एक कॉपी होगी, या ब्यूटी प्रोडक्ट के स्टार्टअप होंगे। इसी तरह के स्टार्टअप्स हमारे इंडिया से निकलते हैं। दे आर नॉट इनोवेटिव स्टार्टअप, दे आर जस्ट एज सिंपल एज बिजनेस, जो कि बस एक मैट्रिक्स में पैसों को अर्न करने का एक तरीका है। बट इनोवेटिव स्टार्टअप्स क्या होते हैं? इनोवेटिव स्टार्टअप्स वो होते हैं, जैसे कई देशों में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी कार को बनाना जिसमें जो कि फ्लाई भी कर सके और कार की तरह चल भी सके, जिसकी वजह से फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन की शक्ल बदले। और इनको पता है कि इन स्टार्टअप्स में, ये स्टार्टअप्स अभी अर्न नहीं करेंगे, ये प्योरली फंडिंग पे चल रहे होते हैं। इंडिया के अंदर आइडिया वाले स्टार्टअप्स पे फंडिंग है ही नहीं। वहां पर स्पेस इंडस्ट्री के लिए जो स्टार्टअप्स खुलते हैं, क्या वो अभी पैसा प्रोडक्ट के जरिए जनरेट कर पा रहे? नहीं। इनोवेटिव स्टार्टअप्स के अंदर जो पैसा आता है वो फंडिंग के जरिए ही आता है, और फंडिंग के जरिए जो पैसा आता है वो एम्प्लॉयज की सैलरी देने में गुजरता है, बट वहां कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। स्टार्टअप्स में जो प्रोडक्ट होते हैं वो फ्यूचर के प्रोडक्ट होते हैं, प्रेजेंट डे में। उन चीजों को, स्टार्टअप के सही मीनिंग को समझो, आप ट्रू इनोवेटिव स्टार्टअप के सही मीनिंग को समझो।
इनोवेटिव स्टार्टअप स्टार्टिंग डेज में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो इनोवेशन पे रिसर्च कर रहा होता है ताकि वो फ्यूचर में एक प्रोडक्ट लेकर आए। अभी उसमें सिर्फ कैश बर्न किया जाता है, जो कि थिंकर्स बर्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में इससे कितनी मनी जनरेट होगी। वो अपनी जनरेटेड मनी को यूज करते हैं वहां पर, और फिर यहां पर जब वो स्टार्टअप आज काम करता है तो फ्यूचर में पैसा जनरेट करता है। और इंडिया में जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये होता है कि प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर अपने प्रॉफिट को अभी के अभी दिखाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम लोग ऐसे स्टार्टअप्स की कॉपी करते हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुके होते हैं, और इन्हीं को हम लोग स्टार्टअप्स बोलते हैं। बल्कि स्टार्टअप्स ये भी हैं, बट इनोवेटिव स्टार्टअप्स नहीं है। इंडिया में आईआईटीज में नॉन थिंकर्स होने की वजह से ही इनोवेटिव स्टार्टअप्स नहीं निकल रहे हैं। सेम आईआईटी थिंकर्स के साथ इनोवेटिव स्टार्टअप, सेम नॉन आईआईटी कॉलेजेस थिंकर्स के साथ, these non IIT colleges are as same as IITs। क्यों? क्योंकि ये नॉन थिंकर उस कॉलेज की वैल्यू को बढ़ा देंगे, उसको आईआईटी तक ले जाएंगे। और मजेदार बात पता है क्या है? अब कॉलेज की वजह से बच्चों की वैल्यू नहीं हो रही है, बच्चों की वजह से कॉलेज की वैल्यू हो रही है। सी द डिफरेंस, पूरा एनवायरमेंट बदल जाएगा। यही मेरा अब मैं अपनी उस बात को आता हूं, मैं बात बदल जाती है बार बार, कि मैं टीचर नहीं बनना चाहता था। स्टेम वेदास एप्लीकेशन एक कोचिंग सेंटर नहीं है। स्टेम वेदास एप्लीकेशन एक लाइब्रेरी है, जहां पर आपके लिए जो साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को भरा जाएगा ताकि आपकी क्यूरियोसिटी कभी मरे ना। आपके पास थिंकर बनने के लिए जो राइट वे ऑफ एजुकेशन की नीड है वो यहाँ पर प्रोवाइड होगी। ये लाइब्रेरी कंप्लीट हो जाएगी मेरी जब 11th एंड 12th की। मैं कॉलेजेस के वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वहां पर इंजीनियरिंग के लिए भी ट्रू साइंस की जरूरत है। और फिर उसके बाद मैं अपने आगे चल के फर्दर, जब ये लाइब्रेरी कंप्लीट होगी, मैं अपने रिसर्चेस को कंटिन्यू करना चाहूंगा। क्योंकि इस लाइब्रेरी से जो मेरी इच्छा है ना, वो इच्छा ये है कि जब इस लाइब्रेरी को फिनिश करके मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो फ्यूचर में आप लोग एज अ थिंकर मिलोगे। मुझे अपनी रिसर्च के लिए जिन चीजों को एज अ यूजर यूज करना होगा, यूजर एज अ यूजर फॉर्म ऑफ जिस प्रूफ की मुझे जरूरत होगी, वो मैं आप लोगों से ले पाऊंगा। आपको जिस रिसर्च की जरूरत यूजर के फॉर्म में मुझसे होगी, वो मैं आपको प्रदान कर पाऊंगा। और इसी तरह इंडिया में एक एनवायरमेंट बनेगा। स्टेम वेदास एक लाइब्रेरी है, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स ऑल्सो। क्योंकि यहां पर जब एनवायरमेंट बदलेगा तो देश की सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी ना, हमारी पूरी कंट्री चेंज हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक हेल्प की दरख्वास्त करूंगा, और वो हेल्प बस इतनी होगी कि इस एनवायरमेंट को बनाने में मेरी मदद करो। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, स्टेम वेदास के बारे में थोड़ा सा बताओ। अगर ओनली इफ आपको लगता है कि जो बात मैंने बोली वो सत्य है और वो सही है। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद इस एक स्टेप से कोई बदलाव आ सकता है, शुरुआत में बदलाव नजर नहीं आता है, लेकिन जब लोग जुड़ते हैं तभी बदलाव नजर आता है, और जब लोग जुड़ेंगे तो वो आएंगे। क्योंकि ये कोचिंग सेंटर नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी के अंदर हर चीज राइट वे में मौजूद होगी। क्वेश्चंस भी मौजूद होंगे, जेई के भी क्वेश्चंस मौजूद होंगे, बट स्टेम वेदास आपको टिप्स एंड टिक्स प्रोवाइड नहीं करेगा। हम ये सीखेंगे कि यहां से यहां तक पहुंचने की जर्नी क्या रही है। और जब हम सोचना सीख जाएंगे ना, तो ये हम अपने लेवल को एग्जाम से इतना ऊंचा कर सकते हैं अपनी थिंकिंग पावर की मदद से कि आईआईटी के पेपर भी हमारे लिए छोटे से दिखने लगेंगे, उनका स्टैंडर्ड हमारे लिए डाउन हो जाएगा। हम सोचते नहीं हैं, इसी वजह से आईआईटी का पेपर हमारे लिए टफ है, क्योंकि हम कितना ही रट लेंगे। हमारे यहाँ पर आईआईटी को निकालने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक बार दे देता हूं। इंपॉर्टेंट बात है, फ्लो में समझ आ जाएगा। सर्कस एंड जंगल। सर्कस में एक शेर है, जंगल में भी एक शेर है। आप किसको राजा मानोगे? ऑब्वियसली जंगल के शेर को राजा मानोगे, क्योंकि इसने रियल परिस्थितियों को एक्सप्लोर करके, रियल नॉलेज नेचर से प्रदान करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो एक राजा कहला सके। मेरे सर्कस का शेर, ये एक ट्रेंड होता है, ये अपने मालिक के इशारों पे काम कर रहा होता है। हो सकता है ये इससे ज्यादा करतब करना जानता हो, बट इसका करतब का फायदा सिर्फ सर्कस के ओनर को मिलेगा, उस शेर को नहीं मिलेगा। और इस शेर की कभी वो वैल्यू होगा ही नहीं, इस शेर का कभी राजा के तरह सत्कार होगा ही नहीं, इस शेर का कभी राजा जैसा नाम बनेगा ही नहीं। हमारी एजुकेशन की जर्नी जो ये चल रही है, जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम आपको सिखा रहा है इस सर्कस के शेर की तरह बनना। हमारे यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीकों पे प्रायोरिटी दी जा रही है, ताकि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीकों की प्रायोरिटी दी जा रही है। और जो बच्चा इस सर्कस के शेर जैसे मेहनत कर रहा है, ध्यान से समझना, मेहनत, बुद्धि बल और बाहुबल। यहां पर मेहनत बुद्धि बल की नहीं, बल्कि बुद्धि को हम दिखा तो रहे हैं, लेकिन मेहनत बाहुबल वाला कर रहे हैं कि क्वेश्चंस हमारे पास, हमने किया क्या है, कोचिंग्स में चल क्या रहा है, क्वेश्चंस की कैटेगरीज बना दी गई हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं।
इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, जो कि हमने नहीं ढूंढे, ऑब्वियसली किसी थिंकर ने डिस्कवर करे होंगे। हमने उसके पैटर्न्स को बस याद किया और उन पैटर्न्स को ही सिलेबस का पार्ट बना दिया है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, इस तरह कैसे सॉल्व करने हैं, ये बताया जाता है, और उसके बाद आपके लिए वो जर्नी पूरी की पूरी मिस हो जाती है। और जब जर्नी मिस हो जाती है तो प्रॉब्लम कहां आती है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम थिंकर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमने सोचना नहीं सीखा। ये जर्नी सोचना सिखाती है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता है। और जो इन जंगलों के शेर की तरह इन सर्कस के पास ऐसा नहीं है 100 के आसपास शेर आए होंगे, लेकिन चाबुक की डर से किन्हीं 4 ने मेहनत करी होगी, 4 ने मेहनत करी बार बार, किस वे में, बाहुबल के फॉर्म में मेहनत करी और करतब करना सीख लिया, और वो सर्कस में काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। सिमिलरली कई बच्चे यहाँ पर 8वीं क्लास से जेई की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके लिए थिंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उनके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे शेर एक ही चीज की प्रैक्टिस कर करके उसको अपनी हैबिट में डाल लेता है, सेम इसी तरीके से हम एक ही टाइप के क्वेश्चन को इतनी बार करने लग जाते हैं, 4-4 साल तक हम उस चीज की मेहनत करने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो शायद हम उस क्वेश्चन को कर तो देते हैं, ध्यान से सुनना, कर तो देते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे पास नहीं होता। हमें 300 में से 300 नंबर मिल तो जाते हैं, लेकिन हमारे पास विज्ञान का और गणित का ज्ञान नहीं होता है, और वो 300 नंबर लाने के लिए अपनी कुर्बानी बहुत कम ही लोग देते हैं। बट उन कम लोगों को कुर्बान दिखाकर आप जैसे क्यूरियस माइंड्स को ट्रैप किया जाता है। हर साल 10 लाख बच्चे जेई का पेपर इसलिए देते हैं, क्यों देते हैं पता है? ये 10 लाख बच्चों ने जेई का फॉर्म क्यों भरा था? क्योंकि ये 10 लाख वो बच्चे थे, ध्यान से गहराई में सोचना, ये 10 लाख वो बच्चे हैं जिनको साइंस पसंद है, बट इनको ये नहीं पता था, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी कि हमें लाइफ में करना क्या है, जिस वजह से इस 300 नंबर को दिखा के इन 10 लाख बच्चों को जो 11वीं से पहले वैज्ञानिक बनना चाहते हैं ना, 12वीं के बाद बस जेई में नंबर लाना चाहते हैं, और उस नंबर के ना आने के बाद ये भीड़ बस एक नौकरी पाना चाहती है। कितना बड़ा डाउनग्रेड आ गया। एक समय आप राजा की तरह, जंगल के शेर की तरह सोच रहे थे, और पता नहीं सडनली 3 साल के अंदर अंदर आपको बस एक जॉब मिल जाए, आप एक नॉन थिंकर की सेट में परमानेंट मेंबर बन चुके हो, थैंक्स टू द मैट्रिक्स। यही सत्य है। इसीलिए आप लोगों से एक दरख्वास्त रहेगी कि यदि आपको मेरी बात सही लगती है तो टारगेट रखते हैं कि आप इस ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां लेकर, और मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट इस ईयर में 10,000 से ज्यादा बच्चे स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर आए। आई नो इट इज नॉट येट कंप्लीटेड, बट मैं ये चाहता हूं कि 11th के बच्चे आकर ज्वाइन करना स्टार्ट करें स्टेम वेदास एप्लीकेशन को, क्योंकि क्वेश्चन हम वहां पर राइट वे में, राइट पोजीशन पर रख के, जिस क्वेश्चन को जहां समझना चाहिए वहां पर रखकर एक्सप्लोर करेंगे, राइट वे में एक्सप्लोर करेंगे। और जब तक आप क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ोगे, राइट ऑर्डर में आगे बढ़ोगे, उसके आगे की चीज में डालता रहूंगा। टारगेट करते हैं 10,000 बच्चे 11th के यहां पर आए, ताकि राइट एनवायरनमेंट को बढ़ाने में मुझे एक मदद मिल सके, और ये एनवायरनमेंट हम सबको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और वहां पर हम लोग ऐप के अंदर जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, कुछ टाइम में 12th के लिए भी आ जाएगा, सो आप 12th वाले बच्चे भी वहां आ सकते हो, और 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए भी जब उसमें आएगा तो ऑब्वियसली वहां के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। और ये लाइब्रेरी फिनिश करने के बाद हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूचर में रिसर्च में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सो ये दरख्वास्त है आपसे, अगर आपको लगता है कि ये बात सही है तो प्लीज शेयर करना, नहीं लगता है कोई बात नहीं, इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।